नमस्कार नमस्कार, आप सबको नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? खूब मस्त एकदम। मैं एकदम अच्छा हूं। तो मैं एक बात से शुरू करता हूं आज, और आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जिस चीज को आप सफलता कहते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? सक्सेस। तो जिस चीज को हम सक्सेस कहते हैं वो सक्सेस, ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या है सक्सेस। इसमें भी बहुत सारी कहानियां होती हैं। ऐसा तो नहीं कि जिस सक्सेस के पीछे हम भाग रहे हैं वो हासिल करने के बाद समझ में आए कि ये तो वो है ही नहीं जिसके चक्कर में आए थे। ऐसा भी होता है जीवन में। अभी आप छोटे हैं, धीरे धीरे इन बातों को समझेंगे। अभी आपने शायद एक आध स्तर पे देखा होगा कि किसी व्यक्ति के पीछे भागे बहुत दूर तक, दुर्भाग्य से उसने हाँ कर दी। आप सोचेंगे दुर्भाग्य से क्यों हाँ कर दी? हाँ तो सौभाग्य से होती है, कई बार दुर्भाग्य से होती है। कभी कभी किसी व्यक्ति का ना मिलना बेहतर होता है, क्योंकि दरअसल वो आपके लिए है नहीं, ना आप उसके लिए हैं, सूटेबल नहीं है। पर एक दौर में आप उसके दीवाने बने बने घूम रहे थे, किसी वजह से चेहरे का सौंदर्य देखा, आपको लगा इससे बड़ा सत्य क्या है ब्रह्मांड में, यही ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है। इतना सुंदर चेहरा भगवान ने किसके लिए बनाया है? मेरे लिए बनाया है। और इस चक्कर में आप सुबह से रात तक पतंगे की तरह आगे पीछे दौड़ रहे हैं। अच्छा तो ये है कि वो कह दे कि भाई मेरे पास फुर्सत नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है, और आप चुपचाप पढ़ाई कर लीजिए। पर किसी किसी का दुर्भाग्य होता है, हाँ हो जाती है। और हाँ होना तो ठीक है। हिंदी साहित्य में बहुत रोचक कुछ लोगों ने उपन्यास लिखे। एक लेखक ने कहा, देखिए आप हिंदी फिल्में देखेंगे, हिंदी की फिल्में आमतौर पर स्ट्रगल क्या है कि जो नायक है, हीरो है, वो हीरोइन को प्राप्त करना चाहता है, और विलन के तौर पे आमतौर पे हीरोइन के पिता और भाई ही रहते हैं। कभी कभी कोई थर्ड पर्सन भी होता है जो प्रेम त्रिकोण का तीसरा कोण बनना चाह रहा है, ऐसा भी होता है। कभी कभी भाई या पिता वो नाराज हैं, ऐसा होता है। और पूरी स्ट्रगल ये है कि कैसे वो उनको कन्विंस करे। अगर फिल्म इमोशनल है तो वो अपनी होने वाली पत्नी के पिता को कन्विंस करने के लिए गांव में जाएगा, खेत में रहेगा, साथ में काम करेगा सारे। और फिर वो कौन सी फिल्म थी? रमैया बस्ता भैया। ये तो मैंने देखी ही नहीं। मैं तो दिल वाले फीलिंग से बोल रहा था। DDLJ देखी आप लोगों ने? वही है ना, इसमें शाहरुख खान, काजोल, अमरीश पुरी। हाँ, उसमें पूरी ताकत लगाई है कि मैं किसी तरह से इसके पापा की सहमति बना लूं, उसके बाद विवाह करूं, और उसने बना भी ली। अंत में मतलब वो ट्रेन पे है, सिमरन खड़ी है, और तब अंततः उसके पापा का हृदय परिवर्तन हुआ और पापा ने कहा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, है ना। इससे क्या होता है, इमोशंस बहुत हमारे ओवर पावर करते हैं कि परिवार भी बच गया, रिश्ता भी बच गया। इससे अच्छा क्या है? विन विन है, परिवार भी रिश्ता भी। लेकिन ऐसे पापा फिल्मों में ज्यादा होते हैं, ऐसे पापा समाज में कम हैं। समाज में पापा बोलते हैं आ सिमरन आ, घर के अंदर बैठ जा शांति से, ड्रामा मत कर ज्यादा। तो लेकिन एक उपन्यासकार ने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि कहानियां पढ़ के लगता है कि सारी स्ट्रगल विवाह तक की है, और हिंदी की फिल्मों का, अधिकांश फिल्मों का जो अंतिम दृश्य होता है उसमें हीरो हीरोइन की शादी हो रही होती है, मंडप सजा होता है, फूल बरसाए जा रहे होते हैं, और उसके बाद द एंड लिखा हुआ आता है। जबकि वो द एंड नहीं है, वो द बिगिनिंग है। क्राइसिस तो अब शुरू हुआ है। ये क्राइसिस नहीं है, इंटरवल है, 2-4 महीने का इंटरवल है जब चीजें ठीक लगती हैं। उसके बाद का जो क्राइसिस है, बड़ा क्राइसिस है। किसी एक व्यक्ति के साथ 24 घंटे रहना, उसकी बहुत सारी आदतें जो आपको नहीं अच्छी लगती, आपकी बहुत सारी हरकतें, आदतें जो उसे नहीं अच्छी लगती हैं, एडजस्ट करना। कभी कभी मन विद्रोह करता है, झगड़ा करता है, मन करता है कि इसके साथ रहने के लिए मैंने इतनी स्ट्रगल की, अपने घर से झगड़ा किया। प्रेम विवाहों के विफल होने के मामले आमतौर पर इसलिए होते हैं क्योंकि आपने जितनी हसीन कल्पनाएं कर ली थी, जिंदगी उतनी हसीन होती नहीं है। जब तक प्रेमी प्रेमिका है, जिंदगी बड़ी हसीन है। क्योंकि करना क्या है? बाइक पे घूमना है, आइसक्रीम खानी है,
गप्पे मारनी है, तो स्ट्रगल तो है नहीं। लेकिन विवाह के बाद तो फिर किराया भी देना है घर का, आटा भी खरीद के लाना है, दाल भी लेके आनी है, और एक दूसरे की कड़वी बातें भी सुननी है। जो पहले तो मीठी मीठी बातें होती थी, एक दूसरे को मेकअप के बिना भी देखना है, जो नेचुरल पोज है वो भी देखना है। अभी तक तो वो देखा गया जो बहुत अच्छे से बनाया गया था। दिन में 1 घंटे के सौंदर्य के लिए 3 घंटे तपस्या की गई थी, केवल वो 1 घंटा देखा था। अब तो बिना पानी बिना धूप वो जो मूल रूप है, अब तो वो भी सामने आएगा। हाँ, मेरी भी लव मैरिज है। मतलब जब कोई व्यक्ति कहे तो कुछ हिस्सा तो अपने अनुभव से आता ही होगा उसका भी। सीधी सी बात है, इसमें क्या है। और मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं बहुत अजूबा हूं। जैसे आप हैं वैसे मैं हूं, आपसे थोड़ा सा बड़ा हूं, इसलिए अनुभव थोड़े से पहले हो गए, इतना ही अंतर है ना। तो सबके साथ ही होना। लेकिन असली स्ट्रगल यहां तक की थोड़ा ना हो, तो उसके बाद की। जैसे आईएएस बनने तक की स्ट्रगल एक है, आईएएस बनने के बाद की स्ट्रगल दूसरी हो जाती है। पर स्ट्रगल तो जिंदगी में रहती है, हमेशा रहती है। हरिवंश राय बच्चन ने बड़ी अच्छी बात कही कि संघर्ष है तो जीवन है। बिना संघर्ष के थोड़ा जीवन होता है, जीवन में संघर्ष थोड़ा बहुत रहता ही है। ठीक वैसे ही जो आपसे कहना चाह रहा था कि अगर दुर्भाग्य से किसी ने हाँ बोल दिया, तो इस बात का बहुत खतरा है कि एक तो आप पढ़ाई से दूर भाग जाएंगे, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो जाएंगे। उससे बड़ा खतरा है कि 3-4 महीने 6 महीने बाद आपको उस व्यक्ति से भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, और फिर आपको जीवन का सत्य दिखेगा, मुश्किल दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन सुंदर नहीं है, जीवन बहुत सुंदर है। बस सही समय पर सही चीजें हों, सही तरीके से हों, तो सौंदर्य बढ़ जाता है। तो सफलता क्या है उस पर हम आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि सफलता एक दौर में हमें जो लगती है, एक दौर के बाद कभी कभी लगता है कि वो सफलता नहीं है। मैं ऐसे बहुत आईएएस अफसरों को जानता हूं जिन्होंने पूरी ताकत से आईएएस या आईपीएस या कोई सर्विस में सिलेक्शन लिया, काम कर रहे हैं 10 साल 20 साल 22 साल से काम कर रहे हैं। और जब उनसे गुफ्तगू होती है बहुत अच्छे से, तो उनमें से कुछ लोग जब इमोशनल लेवल पर बात करते हैं तो कहते हैं कि गलत फैसला हो गया, मेरा मूल व्यक्तित्व इस चीज के लिए था नहीं, पर मैं इस चीज में आ गया। और ये सबके साथ किसी ना किसी मात्रा में होता है, इन चीजों का तनाव नहीं लेना है। आज हम ये समझेंगे कि सफलता का मतलब, अगर हम मानने आपको आईएएस बनना है, जैसे आपका फिलहाल यही उद्देश्य है, यही सपना है, तो उसके लिए कौन सी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। अगर हैं तो बढ़िया है, नहीं तो उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर देंगे अभी से, है ना। तो हम आईएएस को भी दिमाग में रख के बात करेंगे, लेकिन सिर्फ आईएएस की बात नहीं करेंगे, और भी चीजें दुनिया में हैं उनको भी ध्यान रख के बात करेंगे। एक क्षमता होती है जिसको बोलते हैं आईक्यू। सुना आपने क्या होता है? ये आई क्यों नहीं है, आईक्यू है ना, ठीक है। आईक्यू, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटेलिजेंस कोशिएंट। कोशिएंट क्या होता है? कोशिएंट का मोटा मोटा मतलब समझ लीजिए कि किसी चीज की वैल्यू कितनी है, किसी रेफरेंस में किसी चीज की वैल्यू, किसी चीज की मात्रा, क्वांटिटी कितनी है, उसको बोलते हैं कोशिएंट, ठीक है। आईक्यू का सरल भाषा में मतलब है कि आप कितने तार्किक व्यक्ति हैं, आप कितने बौद्धिक व्यक्ति हैं। आपकी जो तार्किकता है, रैशनैलिटी है, आपकी जो रीजनिंग की कैपेसिटी है, लॉजिक की कैपेसिटी है, लॉजिक, रीजनिंग, ये सब शब्द लगभग मिलते जुलते हैं। ये क्षमता कितनी है आपके अंदर? और दुनिया के इतिहास में ऐसा कई लोगों ने माना कि सबसे सफल व्यक्ति वही है जिसके अंदर तार्किक क्षमताएं ज्यादा है। कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, क्योंकि अगर आप तार्किक ज्यादा हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बेहतर होगी, जो कि डीएम में होनी भी चाहिए। डीएम में क्या है? डिसीजन मेकिंग है ना, क्योंकि फैसले कर रहे हैं, और आपका फैसला केवल आपके बारे में नहीं है, पूरे जिले की जिंदगी के बारे में। 12, 14, 15 साल की सर्विस के बाद आप पूरे राज्य के स्तर पर प्रभावित करने लगते हैं समाज को। और यदि आप सेंटर की डेपुटेशन पर आ गए और 25-28 साल की सर्विस कर चुके हैं, तो आपकी कलम पूरे देश की नीयति तय करती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सोच समझकर फैसले करें।
आपका चीजों को समझने का, फैसला करने का जो प्रोसेस है, उसमें जो तटस्थता चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, वो एकदम ठीक हो। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आप फैसले इसलिए नहीं करते कि आपका मूड अच्छा नहीं था, आपकी विचारधारा ये है, आपके मन में ये भावना आ गई अचानक, नहीं। आप फैसला करेंगे तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स, आर्गुमेंट्स, और दुनिया के बाकी देशों में कैसे सिस्टम चल रहे हैं, बाकी राज्यों में कैसे चल रहे हैं, उन सबको स्टडी करेंगे। और उन सब के बेस पर जो सबसे अच्छा आपको लगेगा, या अच्छे अच्छे को मिलाकर जो बेस्ट लगेगा अपने समाज के लिए, आप उसको अप्लाई करेंगे। ये जो पूरी क्षमता है, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस कोशिएंट। और हम मानते हैं कि बिना इंटेलिजेंस की सुपीरियोरिटी के आप सचमुच कम से कम सिविल सेवाओं में तो ना जा सकते हैं, ना शानदार परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो संयोग से किसी तुक्के से सिलेक्ट हो भी गए कभी, तो वो अच्छे परफॉर्मर नहीं हो पाते। आप एक जिला ठीक से नहीं संभालेंगे, एक दुर्घटना करवा देंगे, तो आपको अगला जिला मिलेगा ही नहीं। फिर आपको सचिवालय में कोई ऐसी पोस्ट देंगे जिस पोस्ट की वैल्यू बहुत कम होती है। और आईएएस आईपीएस के हर सर्विस में कुछ ऐसी पोस्ट रखी जाती हैं ताकि ऐसे लोग जो सरकार के साथ संगति में नहीं है या जिनकी कॉम्पिटेंस कम है, उन्हें वहां सेट कर दें। वो केस ना कर सके कि मुझे मेरे पद के अनुसार नहीं कुछ दिया गया, तो उनके लेवल पे पद बना के रखते हैं शंटिंग करने के लिए कि चुपचाप यहाँ बैठे रहो, नुकसान मत करो कम से कम। आईक्यू अच्छा होना किसके लिए जरूरी है? जैसे अगर आपको फिलोसफर बनना हो तो बहुत अच्छे आईक्यू के बिना नहीं बन सकते। किसी का आईक्यू अगर 90 से 110 के बीच में है तो मानते हैं कि सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है, एवरेज, ठीक है। मतलब अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो जनरली हम मानते हैं कि 120 140 के बीच में अगर आईक्यू है तो आप ठीक है, बढ़िया है। 140 प्लस आईक्यू किसी का हो तो इसका मतलब गिफ्टेड व्यक्ति है, बड़ी बात है। किसी किसी का आईक्यू 200 भी होता है, एक दो व्यक्तियों का 250 के ऊपर भी देखा गया है इतिहास में, जो कि बहुत रेयर बात है। ये वही व्यक्ति हैं जो 5 साल की उम्र में 12वीं क्लास पास कर ली, 8वीं क्लास में किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, मतलब 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में। कभी सुना है आपने ऐसा? ये वो बच्चे हैं कि 8-9 साल की उम्र में उनके दिमाग का इतना विकास हो चुका है कि जैसे एक बच्चे की कहानी में एक बार पढ़ रहा था, शायद अमेरिका यूरोप में किसी देश में था वो बच्चा, तो उसकी उम्र थी शायद 5-6 साल के आसपास। तो अपनी उम्र के हिसाब से जो क्लास होती है, पहली दूसरी क्लास, उसमें बैठा हुआ था। सब बच्चे पढ़ रहे हैं, मैडम के साथ गाना गा रहे हैं एकदम। मैडम कह रहे टी से टोमेटो, सब बोले टोमेटो। ये सो रहा है आराम से। तो टीचर ने उसको बड़ा समझाया, पुचकारा, धमकाया कि भाई क्लास में पार्टिसिपेट करो। ये करता ही नहीं था। हालत ये हो गई कि स्कूल ने कहा कि भाई ये चल नहीं पाएगा। ये तो एडिसन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और बाद में जब टेस्ट किया उस बच्चे का आईक्यू निकला 200 के आसपास, और तब पता लगा कि उस बच्चे का मेंटल लेवल 10वीं क्लास का हो चुका था। बिठाया था पहली क्लास में। अब बता रहे टी टोमेटो, उसका दिमाग जोमेटो भी सीख चुका है। जैसे उसको 10वीं क्लास में भेजा, मतलब वो 1 साल का क्लास जो है वो 1 महीने में आराम से कर लेता था। 8-10 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में चला गया, 12-15 में प्रोफेसर बन गया। अब है ऐसा आईक्यू तो क्या करे, किसी किसी का होता है। और आईक्यू में दिक्कत यह है कि आईक्यू हमारे चाहने से नहीं बढ़ेगा। आईक्यू में बड़ी मात्रा इस बात की है कि आपको जेनेटिकली, बायोलॉजिकली कितना आईक्यू मिला। हाँ, एक रेंज के अंदर थोड़ा बहुत हम कोशिश से बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभूतपूर्व परिवर्तन उसमें करना चाहें, आमूलचूल बदलाव करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो अगर आपको मैथमेटिशियन बनना हो, जैसे रामानुजम का नाम आपने सुना होगा, है ना, तो रामानुजम होने की शर्त है कि आपका आईक्यू बहुत ही खतरनाक स्तर पे होना चाहिए। बड़ा साइंटिस्ट बनना हो, एपीजे अब्दुल कलाम जैसा, तो आपका आईक्यू बहुत खतरनाक होना चाहिए। या न्यूटन या आइंस्टीन बनना हो तो आईक्यू चाहिए बहुत ही खतरनाक। फिलोसफर बनना हो बहुत खतरनाक, जैसे हम भारत में शंकराचार्य का जिक्र करते हैं, 32 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, जितने में अटेम्प्ट खत्म नहीं होते लोगों के। और ऐसी फिलोसफी देके गए हैं कि मतलब 1500 साल होने वाले हैं, कोई हिला नहीं पा रहा अब तक। 32 साल की उम्र में जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई।
आईक्यू कितना रहा होगा? उस समय आईक्यू टेस्ट नहीं होते थे, सीधी सी बात है। होता तो मेरा ख्याल है कि 200-250 का मामला रहा होगा उनका। जब आईक्यू बहुत तेज होता है ना, आप इतना तार्किक सोचते हैं, इतना दूर का सोचते हैं, इतना तेज सोचते हैं कि फिर आपके साथ काम करने में सबको मजा आता है। और पीएम क्यों नहीं चाहेगा कि उनके पास ऐसा एक चीफ सेक्रेटरी हो या ऐसा कैबिनेट सेक्रेटरी हो जिसका आईक्यू बहुत शार्प हो, बात कहने से पहले समझ जाता हो, बात पूरी होते होते सॉल्यूशन सामने लाके दे देता हो कि ये सॉल्यूशन है इस चीज का। पीएम कह रहे हैं कि मैं 4 फैक्टर सोच पा रहा हूं, क्या नहीं सर 18 फैक्टर्स हैं, ये 18 फैक्टर्स हैं, इनके बीच में ये मैट्रिक्स है, ये सॉल्यूशन बेस्ट है। और पीएम गदगद है कि वाह यार क्या आदमी है। तो एक चीज सफलता में आईक्यू है। तो एक पक्ष तो ये हो गया। अब आईक्यू से अगर आगे निकलें और देखें कि कौन सी दूसरी चीज है जिस पर आपको गौर करना है, और वो चीज जिसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस। कुछ लोग इसको ईक्यू भी आजकल कहने लग गए हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल कोशिएंट, ये क्या चीज होती है? कभी आपने इस पर गौर किया है? और ये चीज आपके पाठ्यक्रम में भी है, यूपीएससी में मुझे ही पढ़ाना होता है, वो वाला टॉपिक एथिक्स में आता है। और जो दूसरी चीज है उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, और कुछ लोग इसके लिए एक शब्द करते हैं इमोशनल कोशिएंट। इमोशनल कोशिएंट सुन के कुछ लोग सोचते हैं कि जो जितना ज्यादा इमोशनल है उसमें उतना ज्यादा इमोशनल कोशिएंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है। इसलिए अगर आप बहुत इमोशनल हैं और आपकी पलकों पर हमेशा आंसू तैयार रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल कम है, न कि ज्यादा है। तो लेकिन इस बात से रोना नहीं है, कहीं इसी बात से रोना शुरू कर दें आप, है ना। मैंने सिर्फ ये बताया कि वैसा नहीं होना है, इसका मतलब समझ लें कि इसका मतलब क्या है। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो मतलब जरा सा कुछ हो और खटाक से आंसू निकलने लग जाते हैं? हाथ खड़ा करो, शर्मा मत, एकदम शर्माने का कोई मामला है नहीं। बहुत बढ़िया। मुझे खुशी ये हुई कि 5-6 लड़कों ने भी हाथ खड़ा किया है, वरना हमारे समाज में एक मान्यता है कि रोने पर एकाधिकार लड़कियों का है और नहीं रोने पर मर्दों का है। और मर्द फिल्म में एक डायलॉग था, मर्द को दर्द नहीं होता। उस एक डायलॉग ने भारतीय समाज से जितना नुकसान किया है ना, तो बहुत भारी नुकसान कर दिया। उसके बाद से सारे मर्द अंदर दर्द हो रहा है और ये नौटंकी करते करते घूम रहे हैं कि दर्द नहीं होता हमें। तो मर्द को कहां दर्द होता है? कल मुझे एक वरिष्ठ महिला से बात हो रही थी, उनकी उम्र 60 साल के आसपास है, कहीं मैं गया हुआ था, वहां वो भी थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरा बेटा है वो आपका बहुत बड़ा प्रशंसक है। मैंने कहा जी शुक्रिया। तो आज वो, उसे पता होता कि आप आने वाले, मैं उसको लेके आती, आज वो आया नहीं। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, फिर मिल लेंगे, ऐसा क्या है। तो बोली बड़ा मजबूत बच्चा है, कभी रोता नहीं है। अब मुझे लगा मैं ज्ञान दूं या ना दूं इस समय, क्योंकि अब आप शादी ब्याह में जाके ज्ञान देने लगे, लोग फिर ना भगा देते हैं वहां से। और खाना भी नहीं खाया था उस समय तक मैंने, बिना खाना खाए भगा देते तो बड़ा नुकसान हो जाता। शादी ब्याह में आदमी क्यों जाता है बेसिकली? दूल्हा दुल्हन कौन देखता है वहां पर? उन्हें कोई पूछता तक नहीं उनको, तो वो तो हम तो पहचानते भी नहीं कौन दूल्हा कौन दुल्हन है, नाम भी नहीं याद रहता है, खाना याद रहता है क्या क्या था खाने में। तो मैंने फिर बहुत सोच समझ के कहा कि जी अच्छी बात है। बोली मैं आपको मिलवाऊंगी, बहुत मजबूत बच्चा है, कभी नहीं रोता है। तो मतलब मैंने अंत में जब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने कभी रोए भी तो तनाव मत लीजिएगा, ऐसा क्या है। तो उनको लगा कि ये तो विचलन हो रहा है। उनका ना बहुत स्ट्रांग है। तो आप में से कितने लोग ऐसे ही स्ट्रांग हैं जो कभी नहीं रोते हैं? तो आप लोग स्ट्रांग नहीं हैं, आप लोग मुर्दा हैं दरअसल, है ना। देखिए मेरा काम जिंदगी को मुश्किल बनाना नहीं है, जिंदगी को आसान बनाना है, और मैं तो आसान ही बनाऊंगा। बिना बात के तमाशे इतने इकट्ठे कर लिए हम लोगों ने कि मर्द को दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? सुई चुभा होता है दर्द सबको होता है, पत्थर मार के देखो खोपड़ी पे उसके, क्यों नहीं दर्द होगा। अच्छा छोटे छोटे बच्चे जो हैं, लड़का हो या लड़की हो, कोई गिरता है दोनों रोते हैं, चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, लड़का भी रोता है लड़की भी रोती है। पता नहीं 5, 8, 10 साल के बाद ऐसा क्या होता है, लड़के रोना बंद कर देते हैं। और मम्मी क्या करती है, मम्मी भी नहीं समझ पाती बेचारी। जैसे ही लड़का गिरता है, रोने लगता है, लड़की है क्या, लड़की है क्या।
उसे लगता है कि इसमें लड़का लड़की कहां से आ गया बीच में। भाई मैं गिरा, मुझे दर्द हुआ, मैं रोया, लड़की है तो लड़की है। उसे दो बातें समझ में आ जाती हैं। पहली बात तो रोना और लड़की होना एक बात है, दूसरा लड़की होना और कमजोर होना एक ही बात है। कमजोरी तो लड़कियों का लक्षण है, मैं तो मर्द हूं, दर्द कैसे हो। उसके बाद से दर्द को पीने लग जाते हैं और पीते पीते उसके बाद दुनिया में कुछ भी उनके साथ हो अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस नहीं करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, सारा दर्द अपने सीने में लिए लिए घूमते रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट से मिलना, साइकेट्रिस्ट से मिलना भारत में अपराध माना जाता है। आप मन से बीमार हो चुके हैं लेकिन आप किसी से मिलेंगे नहीं, वरना लोग क्या कहेंगे कि पागल है, इलाज करवा रहा है अपना दिमाग का। जबकि इलाज की जरूरत है मन को, तन को जरूरत होती है इलाज की, मन को भी होती है, पर वो हम नहीं करवा सकते। और इस चक्कर में लगभग हर पुरुष अंदर से लहूलुहान है, ऊपर से मुस्कुराना भी है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, हंसते ही नहीं है तो, मुस्कुराते ही नहीं है भाई साहब तो भाई साहब क्या करें। धीरे धीरे एक नकली मुस्कुराहट ओढ़ देते हैं और जिंदगी भर उसको ढोते रहते हैं। और ये कहानी आप सबके पापाओं की बता रहा हूं मैं, किसी अंकल की नहीं बता रहा हूं। ऐसे में लगता है कि मेरे पापा तो ठीक है, अंकल के बारे में चल रहे, नहीं, आपके पापा भी ऐसे ही होंगे। वो मजबूर हैं, रो नहीं सकते, खुश दिखने का नाटक करना जरूरी है उनके लिए। तो एक तो आप वैसे होना मत, और अपने आसपास जो वैसे हो गए हैं उनको थोड़ा सा सहज बना देना। उनको कहना कि पापा एक आध बार रो लो ना यार, ऐसा क्या है, चलो हम दोनों बैठते हैं, गप्पे मारेंगे, थोड़ा अपने मन की बात बताओ। जब मम्मी से पहली बार मिलने गए थे क्या क्या हुआ तो बताओ ना जरा, दोस्त बनो उनके, क्यों इतना डिस्टेंस रखना, कभी दोस्त बन जाइए। जितनी उम्र बढ़ती है उतने दोस्त खत्म होने लगते हैं, कोई दोस्त नहीं बचता उस उम्र में, तो आप दोस्त बन जाइए। ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब रोना नहीं है, मैं नहीं रोऊंगा ये भी नहीं है, ये दोनों मूर्खताएं हैं। बात बात पे रोना कमजोरी का लक्षण है। कभी नहीं रोऊंगा ये जबरदस्ती ओढ़ी हुई पाली हुई मर्दानगी का लक्षण है, जिसकी कोई कीमत नहीं, रत्ती भर वैल्यू नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, एक मतलब होता है अपने जो इमोशंस हैं उनको समझ पाना, बारीकी से समझना, और दूसरा उनको जितना कंट्रोल करने की जरूरत है उतना कंट्रोल कर पाना, इसकी क्षमता। जितना करने की जरूरत है, जबरदस्ती नहीं। कभी कभी खुद को ढीला छोड़ देना कि रोने का मन कर, रो लो यार, ऐसा क्या है। लाइफ इन ए मेट्रो एक फिल्म आई थी बहुत पहले, उसमें एक लड़की ऐसी ही स्थिति में थी, ना कह सकती है किसी से, ना गुस्सा कर सकती है, ना बोल सकती है, ना रो सकती है। तो अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूं तो इरफान खान उस फिल्म में थे। इरफान खान उसको ले गया टंकी के ऊपर, पानी की टंकी थी, छत्ती पता नहीं क्या था कुछ था। वो बोला कि चिल्ला के रो यहां पर। दो चार बार तो नहीं कर पाते, फिर वो चिल्ला के रोती है, जोर से चिल्लाती है, चिल्लाते चिल्लाते रोने लगती है। और एक बार रो लेती है और उसके बाद महसूस करती है कि इतना हल्का तो मैंने कभी महसूस नहीं किया अपने आप को। इतनी सारी गांठें जो मन के अंदर थी, गिरहें जो मन के अंदर बन गई थी, उनसे मुक्त भी तो होना है। अपने इमोशंस को समझना, उन्हें मैनेज करना, कंट्रोल का मतलब मैनेज करना। और यदि इमोशंस बोझ बन रहे हैं तो उस बोझ से मुक्त होना, और यही काम दूसरों के लिए कर पाना। दूसरों के इमोशंस को समझना, उनके इमोशंस को उतना कंट्रोल करना जितना जरूरी है, और जरूरी है तो उनको उनके इमोशंस की गिरफ्त से मुक्त करना। ये किसी के अंदर अगर आ गया ना, कमाल कर देता है, कमाल। आजकल कुछ लोग इसी के एक हिस्से का एक नया नाम रखते हैं जिसको बोलते हैं एडवर्सिटी कोशिएंट। एडवर्सिटी कोशिएंट का मतलब क्या होता है कि जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, उन कठिनाइयों में अपने आप को संभालने की क्षमता। अब आप जिस यात्रा पर निकले हैं ना, ये आसान यात्रा नहीं,
आसान यात्रा होती है, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन पढ़ ली, हो गया, बात खत्म हुई। ये तो यात्रा 2 साल लंबी यात्रा है। और बहुत ऐसे क्षण आएंगे जब आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया। अब कितने बड़े 30 मार्खा हो, कितने बड़े तोप हों आप, बीच बीच में ऐसे क्षण जरूर आएंगे कि आप समझेंगे कि नहीं हो पाएगा। कभी घर में कुछ हो जाएगा, कभी कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति है उसे कुछ हो जाएगा, कभी आप कुछ पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, आपने बड़ी कोशिश की नहीं समझ में आ रहा, किसी बात से एंग्जाइटी हो गई, कभी किसी ने सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ कुछ लिख दिया, अजीब सी स्थिति हो गई। ये चीजें सारी आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। इन हर स्थिति को समझने की आपके लिए सीखने का मौका है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि मुझे पॉलिटिक्स का बहुत अनुभव नहीं है। स्कूल कॉलेज में मैंने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद नहीं किया। उस समय सोशल मीडिया था नहीं। पर स्कूल कॉलेज की पॉलिटिक्स की इतनी हैसियत नहीं होती कि अखबारों में आपके बारे में छपे, तो छोटी मोटी बात है। फिर मैंने कुछ साल पहले एक छोटा सा राजनीतिक अनुभव लिया अपने सोसाइटी में, इलेक्शन लड़के प्रेसिडेंट बन के मैंने 1.5 साल काम किया। और मैंने जिंदगी में पहली बार देखा कि सोशल मीडिया पर आप कितना भी अच्छा काम करें, लेकिन सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा होगा। पॉलिटिक्स में अगर आप हैं, जो विपक्ष है वो भी तो कुछ करेगा ना भाई, उसका अपना धर्म है, उसको झेलना बड़ा मुश्किल काम होता है। और तब मुझे संवेदना होने लगी राजनीतिक लोगों से, जिनसे पहले कभी कभी ऐसा भाव आता था कि ये तो सब चोर हैं, लुटेरे हैं, ऐसा आमतौर पर लोग बोल देते हैं। अब मैं कभी सोचता हूं कि राहुल गांधी अगर कभी अखबार देख लें, यूट्यूब देख लें, व्हाट्सएप देख लें, या कोई भी सोशल मीडिया देखें, और अपने बारे में ऐसी ऐसी चीजें देखें जो बेशक बना के बनाई गई हों, वीडियो काट के बनाई गई हों, और छवि बर्बाद करने के लिए बनाई गई हो, और वही क्यों, कोई भी नेता, कितना मुश्किल होता होगा झेलना। रोज डिप्रेशन जैसी स्थितियां बनती होंगी। और कभी अगर आपने नहीं झेला तो एक बार झेल लीजिए। मुझे तो अब अभ्यास हो गया ठीक ठाक, पहले तो नहीं था, तो मैं बड़ा अभ्यस्त हो गया उन चीजों का। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। अब तो मैं उसका अभ्यस्त हो गया हूं। लेकिन जिसने नहीं झेला है ना, पहली बार जब होगा ऐसा, बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। और ऐसा कभी जीवन में हो तो उसको झेलने की क्षमता डेवलप करनी है। उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना पर्याप्त नहीं है। अगली बार ऐसी प्रॉब्लम आए तो जैसे कोरोना का वैक्सीन लिया है ना, ये भी एक वैक्सीन है। एक ट्रबल हुई, एंटीबॉडीज बन गई, अगली बार वो ट्रबल हुई तो आप झेल पा रहे हैं आराम से, क्योंकि आपने सीख लिया है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में जो चीजें होती हैं, जो चीजों पर गौर करना है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि इग्नोर करने की कला विकसित कर लीजिए। देखिए, इस जिंदगी में इतने तनाव है, पहले बहुत तनाव है, तनावों को आमंत्रित मत कीजिए। इतने मोर्चे पहले खुले हैं, और मोर्चे मत खोलिए अपनी तरफ से। तैयारी पर फोकस कीजिए, जो जरूरी है जिंदगी में वो सब करते रहिए। अनावश्यक युद्ध मत लड़िए, और अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को बचा के रखना है। वो तभी होगा जब आप बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर सकें। कोई आपका मजाक बना रहा है, क्लास में किसी ने कुछ बोल दिया, लड़ना नहीं है, इग्नोर करना है। आप किसी को पसंद करते हैं मान लीजिए, और उसने किसी और को पसंद कर लिया, तो ये नहीं कि तेजाब की बोतल खरीद के घूम रहे हैं उससे पीछे पीछे, ये तमाशा नहीं करना है। ये गधेपन का चरम लक्षण है। जीवन में सीखने के लिए बहुत जरूरी चीज है ये सीखना कि मुझे रिजेक्ट किया जा सकता है। रिजेक्शन को सीखना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं बच्चों से भी जो मेरे आसपास हैं कि एक बार रिजेक्शन मिलना बहुत जरूरी है भाई। तुम किसी भी लट्टू बने बने घूमो, उसको बोलो और वो कहे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ये झेलना बहुत जरूरी है। इससे आदमी के पैर जमीन पे रहते हैं। लेकिन इस वजह से रिजेक्ट मत करना दूसरों को कि मैं तो सिखा रही हूं, मैं तो सिखा रहा हूं, ऐसे नहीं है। वो तो अपना फैसला अपने हिसाब से करना चाहिए। लेकिन रिजेक्शन का दर्द, और उस दर्द को, अब जैसे किसी ने रिजेक्ट किया, आपके पास 3 तरीके हैं। एक तरीका है आप कहें कि छोड़ूंगा नहीं, अब मैं रात दिन तेरे बारे में ही सोचूंगा, अब मैं सुबह अपने घर से उसी टाइम निकलूंगा जब तू निकलेगी या तू निकलेगा, वहीं जाऊंगा जहां जहां तू जाएगी या जाएगा।
मैं तेरा बॉडीगार्ड हूं अब से, सुबह तेरे पीछे पीछे आऊंगा, शाम तक पीछे पीछे घूमूंगा, क्योंकि मैं बेरोजगार हूं और मेरे दिमाग में इतनी आजादी नहीं है कि मैं कुछ और सोच सकूं जीवन में। मैं तुम्हारा बंधुआ मजदूर हूं, मैं तुम्हारा गुलाम हूं, मैं तुम्हारा स्लेव हूं। और ऐसे ही मूर्खों ने ऐसे गीत लिखे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। अजीब बात है भाई, तुम दिन को रात कहो मैं भी रात, मैं गधा हूं कि मैं रात कहूंगा दिन को यार। वही साहिर वाली बात, ले दे के अपने पास एक नजर ही तो है, क्यों देखे जिंदगी को किसी की नजर से, हम अपनी नजर से देखेंगे, क्यों किसी के पीछे पागल होंगे। भाई आपको कोई अच्छा लगा, आपने कहा, उसने मना कर दिया, बात खत्म हो गई। पूरी ग्रेशियसनेस के साथ, पूरी डिग्निटी के साथ रिजेक्शन को एक्सेप्ट कीजिए कि चलिए ठीक है, आपने मुझे मना कर दिया, आई एम सॉरी, आज के बाद मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगा। हाँ, याद रहेगा, और जीवन में कभी मिलेंगे तो मित्र की तरह मिलेंगे, दोस्त की तरह मिलेंगे। ये कह के ईमानदारी से हट जाइए, इसमें क्या दिक्कत है। दूसरा तरीका यह है कि जैसे एक फिल्मी गीत में कहा गया, तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अरे यार, तुम ठेकेदार हो क्या? तुम मुझे नहीं चाह रही, कोई बात नहीं, जिंदगी भर कुंवारे बन के रहो, कुंवारन बन के रहो तो ठीक है, किसी और को चाहा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मैं अलाउद्दीन खिलजी हूं क्या? अजीब हाल है भाई, काहे खिलजी बन के घूम रहे हो? इससे अच्छा क्या है, चलिए कभी आप किसी और के साथ होंगे तो मैं बधाई देने के लिए आऊंगा। अगर आप सच में उससे प्रेम करते हैं, आप तो दरअसल खुद से प्रेम कर रहे थे, आप अपनी ईगो से बाहर निकल नहीं सकते। आप कह रहे हैं कि मुझसे प्रेम नहीं करती, कोई बात नहीं, इतनी आजादी दे रहा हूं, किसी और से किया तो आंख निकाल दूंगा। ये आप इससे प्रेम कर रहे हैं, या इसको वस्तु समझ के कब्जा करना चाह रहे हैं इसके ऊपर? आप ठेकेदार हैं इसके। ये ठेकेदारी अगर मन में आती हो, उसको मन से निकाल दीजिए, एक कायदे का इंसान बनिए। और सबसे अच्छा रास्ता है इग्नोर। किसी ने कहा कि मैं आपको पसंद नहीं करती हूं या नहीं करता हूं, आपने कहा ओके थैंक यू। उससे कहा थैंक यू क्यों? आपने कहा 4 रास्ते और खुल गए। अरे क्या हो गया इसमें, क्या हो? और एक बड़ा प्रसिद्ध शेर मेरे नाम से लोगों ने बहुत फैला दिया, तू नहीं कोई और सही, उसने कोई और सही, मेरा नहीं है वो। मैं तो यहां से सुनता हूं वहां बोल देता हूं, मैं तो इतना ही करता हूं। इसका इस शेर के 2 फॉर्म्स हैं, एक फॉर्म दूसरा भी है। अगर तू है हर जाई तो अपना भी ये तौर सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। एक तो ये है, ये तो उनके लिए जब कोई हरजाई हो जाए, हरजाई का मतलब बेवफा हो जाए, है ना, ये तो उनके लिए है। अगर वो वाला मामला नहीं है, आपने गुलाब का फूल भेजा और वहां से गोभी का फूल आ गया वापस, इसका मतलब तो मुंह गोभी जैसा करने की जरूरत नहीं है, वहां उस अदा से बोलना है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है ज़मीं, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो, या फिर तू अकेला तो नहीं। ऐसा थोड़ा ना कि केवल किसी पे होगा, किसी पे भी हो सकता है, दोनों पक्षों पे हो सकता है। इग्नोर करना सीखना है, कोई बात नहीं। पर 2 दिन बाद कोई आपसे पूछे, यार तूने कार्ड दिया था, उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया, कैसा लगता है? और आप कहें कौन? आपने कहा परसों उसने रिजेक्ट किया। किसने? उसे नाम बताया? बोले हाँ ऐसा कुछ हुआ तो था शायद। यार डिस्टर्ब मत करो, आई एम इन रिलेशनशिप विद समवन एल्स। मतलब क्या टेंशन लेनी है? वही व्यक्ति सामने से आ गया, उसने कहा अब आप कैसे हैं? आपने मैं तो ठीक ही रहता हूं। अब क्या होता है? अब और तब क्या होता है? नहीं मैंने 2 दिन पहले आपको मना किया था। आप हैं कौन? अच्छा हाँ चेहरा देखा वो लग रहा है। लोड नहीं लेना है एकदम जिंदगी में, इग्नोर करना है। और दूसरे लोग आपके बारे में 4 बुरी बातें बोले, टेंशन मत लो। मेरा तो तकिया कलम हमेशा से है, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो वो क्या सोचेंगे? सोचने दो, कम से कम सोच तो रहे मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहे।
अगर कोई बोले ना कि तेरे बारे में ऐसे बात चल रही थी, अरे बात तो चल रही थी, तेरे बारे में तो बात भी नहीं चलती भाई, मेरे बारे में बात चलती है। आप मुझे प्यार करो, नफरत करो, इग्नोर नहीं कर सकते, ये क्या छोटी बात है? मतलब खुश रहने की वजहें ढूंढनी पड़ेंगी जिंदगी में, वो कोई आपको देगा नहीं। और जिसने इग्नोर करना सीख लिया उसकी जिंदगी बड़ी आसान है। अपने इमोशंस को मैनेज करना अगर सीख लिया, इमोशंस को मैनेज करने का मतलब क्या है, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस का मतलब क्या है, जब जब डीमोटिवेटेड हो खुद को मोटिवेट करने की क्षमता। मोटिवेशन के लिए ये नहीं करना कि ठेकेदार ढूंढ रहे बाहर जाके, जी मुझे मोटिवेट कर दो प्लीज। कुछ मोटिवेशन के ठेकेदार होते हैं, वो आपके अंदर पंप से हवा भरेंगे, आप गुब्बारा बन के उड़ेंगे, आपको लगता है सारा जहान मेरा है, तब तक हीलियम निकल गई, वो गैस निकल गई, हवा निकल गई, उसका धम से नीचे आते हैं। वो जो मोटिवेशन है 2 घंटे वाला, वो काम नहीं आता जिंदगी में, वो केवल इंजेक्शन की तरह है कि बहुत परेशान है, इंजेक्शन लगाया ठीक हो गया, थोड़ा सा दौड़ रहे हैं ग्लूकोज खा लिया तुरंत थोड़ा शुगर लेवल ठीक हुआ, उतना ठीक है। अंत में तो आपको खुद को खुद मोटिवेट करने की क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी, और वो इमोशनल इंटेलिजेंस से आती है। आपके आसपास जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, उनके इमोशंस को मैनेज करना है। उन्होंने बहुत तपस्या करके आपको भेजा है, रूखे नहीं होना है कि वो फोन करे आप कहे क्या मम्मी रोज फोन कर देती हो, क्या पापा बिजी हूं, पढ़ रहा हूं, ये ड्रामा नहीं करना है। उनका दिल रखने की क्षमता विकसित करनी है। टाइम ना हो तो भी दिन में एक प्यारा सा मैसेज भेज ही देना है, याद न भी है तो भी लिख के भेजना। बहुत याद आती है मम्मी आपकी, मम्मी तो उसी में 4 दिन निकाल देंगे उसके बाद खुश होकर। और मम्मी खुश है तो आपको क्या टेंशन है भाई, उन्हें खुश कर दो थोड़ा सा। भाई बहन है, हफ्ते में और बात कर लीजिए, कह दीजिए कि यार यहाँ बहुत लोग हैं पर जो मजा तेरे साथ आता था ना यार वो नहीं आता। ये सब बातें बहुत जरूरी है जीवन में, ताकि आपके जो संबंध हैं, इमोशंस हैं, वो ठीक रहें, वो भी आपके प्रति अच्छा महसूस करें, और आप भी एक अच्छी फीलिंग रहे कि आप कनेक्टेड हैं। एक संसार आपके पास है जो आपकी चिंता करता है, और यदि आप इन सब चीजों को मैनेज कर पाएंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी हों, अरविंद केजरीवाल हों, या जो भी सफल लोग हैं, या महात्मा गांधी हो मान लीजिए, अगर कोई मुझसे पूछे कि ये लोग सफल क्यों हुए इतना ज्यादा, ईमानदारी से बताइए। महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल और प्रसिद्ध नेता ममता बनर्जी मान लीजिए, अगर इन सबको हम कैट के टेस्ट में बिठाएं, मैनेजमेंट का जो होता है ना, कैट सुना होगा आपने, क्या गारंटी है कि इनका स्कोर बहुत ऊंचा आएगा? शायद ना आए। अरविंद केजरीवाल क्योंकि इंजीनियर हैं, शायद थोड़ा सा ऊंचा आ जाए क्योंकि उनके बैकग्राउंड वो है, लेकिन बहुत सारे नेता हैं जो वैसा नहीं लेके आएंगे। महेंद्र सिंह धोनी का शायद नहीं आएगा, मेसी का नहीं आएगा, शायद लायनल मेसी का नहीं आएगा, पर ये लोग सफल तो है ना बहुत ज्यादा। इन व्यक्तियों की सफलता का सबसे बड़ा कारण मुख्य रूप से महात्मा गांधी हैं, मोदी जी हैं, केजरीवाल जी हैं, ये सब जो हैं, उनके अंदर ये क्षमता बहुत ज्यादा है कि वो समाज के इमोशंस को समझना, उसको अपने हिसाब से रेगुलेट कर पाना, इस क्षमता से भरे हुए लोग हैं। उन्हें पता है कि मंच पर क्या बोलने से पूरी भीड़ उनके पक्ष में खड़ी हो जाएगी, क्या पहनूं, किसी इलाके में जाके वैसी वेशभूषा पहन लेना, कि ऐसे नहीं होता है, ये महसूस करवाना कि हम और आप एक ही हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप भारत में आके नमस्ते सबको बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे नमस्ते? विवेकानंद का नाम उनसे नहीं बोला गया, लेकिन कोशिश की, भरपूर कोशिश की बोलने की। क्यों कर रहे थे सब? ताकि यहां के लोगों को लगे कि ये आदमी हमसे जुड़ा हुआ है, ये कनेक्ट है। क्यों व्हाइट हाउस में दिवाली मना रहे हैं आजकल? ताकि वो कनेक्ट महसूस हो। और अब डीएम बनने के बाद, और ये लोग पीएम सीएम बनने के बाद, एक आदमी 140 करोड़ से कैसे कनेक्ट करेगा? तो प्रतीक गढ़ने पड़ते हैं, सिंबल्स गढ़ने पड़ते हैं, और उन सिंबल्स के माध्यम से उस सबके साथ कनेक्शन जोड़ता है। महात्मा गांधी को क्या जरूरत थी ये कहने की कि मैं शरीर के ऊपरी हिस्से पर वस्त्र नहीं पहनूंगा? आपने उनकी जितनी तस्वीरें देखी होंगी केवल धोती में देखा होगा। क्यों? क्योंकि जिस देश में लगभग सब लोग गरीब हों, उस देश की जनता को ये कैसे समझाए, एक ऐसा लड़का जो इंग्लैंड से वकालत पढ़ के आया हो, वो कैसे समझाए कि मैं आप में से एक हूं?
और उसने कहा कि मैं कपड़े उतने ही पहनूंगा जितने इस देश का आम आदमी पहन सकता है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का चरम उदाहरण है। नमक का सत्याग्रह क्यों किया? मिर्च का क्यों नहीं किया? खरबूजे का क्यों नहीं किया? या केसर का क्यों नहीं किया? क्योंकि नमक वो चीज है जो हर इंसान को चाहिए, सबसे बेसिक नीड है। और जो नमक पे बात कर सकता है उससे हर व्यक्ति कनेक्ट करेगा। और जो कहे कि मैं ब्रोकली आंदोलन करूंगा, ब्रोकली मूवमेंट करूंगा, उससे कुछ अमीर रईस लोग, सुपर मध्य वर्ग के लोग शायद कनेक्ट कर पाए। बाकी सोचेंगे ये होता क्या है भाई। मैलांचल उपन्यास में जब स्वाधीनता आंदोलन पढ़ते हैं बहुत मजेदार सीन चलता है। तो वहां चल रहा है गांधी जी जिंदाबाद, और गांव के लोग समझ नहीं पा रहे जिंदाबाद क्या होता है। एक बोल रहे जिंदा बाघ है, बाघ, जिंदा बाघ, नेहरू जी जिंदा बाघ हैं, गांधी जी जिंदा बाघ हैं, जिंदा बाघ हैं। अब आपके मुहावरे गांव में कैसे पहुंच रहे हैं? आप जिंदाबाद कर रहे हैं, वहां जिंदाबाद समझ रहे हैं। आजादी मिल गई, लोग कह रहे हैं स्वराज मिल गया, स्वराज का फल मिल गया, आजादी का फल मिल गया। अब गांव के लोग क्या बोल रहे हैं? ये कब काटेंगे फल? मीठा होता है। तो एक महान नेता वो है जो उस भाषा में बात कर सके जो एकदम आम आदमी समझता हो, उसके मुद्दे समझता हो। और आप जब डीएम बनेंगे, अगर चाहते हैं कि डीएम के तौर पे लोग आपको याद रखें, 100 साल बाद भी कहानियां चलें कि बेटा आज से 100 साल पहले एक डीएम साहिब आई थी, यहाँ डीएम साहब आए थे, ये नाम था उनका। तो उसके लिए जरूरी है कि आप इन चीजों पर गौर करें और अपने इमोशंस को भी विशेष रूप से किसी के दबाव में ना आए बिना मैनेज करें। मुझसे कोई पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं जिसका नाम है पीक्यू। ये आपके लिए शायद नई चीज होगी। सुना है पीक्यू क्या होता है? नहीं सुना? तो पी से बनते हैं 3 शब्द। एक शब्द बनता है परसिस्टेंस, और ये आमतौर पर इसी रूप में चलता भी है, परसिस्टेंस कोशिएंट। लेकिन परसिस्टेंस की जो बड़ी बहन है या जो बड़ा भाई है, वो यूपीएससी के पाठ्यक्रम में भी है। उसको बोलते हैं परजीवियरेंस। परजीवियरेंस। और इन दोनों की सबसे छोटी बहन जो काफी छोटी है लेकिन वो भी उस घर का हिस्सा है, वो भी पी से है, उसको बोलते हैं पेशेंस। वैसे ये चीजें इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा बनती हैं, पर एक विशेष फोकस इस पर देने की जरूरत है। विशेष रूप से अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोई छोटा मोटा एग्जाम होता ना तो शायद बहुत दिक्कत ना होती, पर आपने जो युद्ध चुना है वो युद्ध बड़ा युद्ध है। अगर युद्ध पड़ोस की गली के किसी से होता तो बात अलग थी। ये सिकंदर का भारत में आने जैसा युद्ध है। सिकंदर के हारने की या भारत से लौटने की असली वजह क्या है, बड़ी डिबेट्स हैं। मेरे ख्याल से उसकी बड़ी वजह है कि उसकी सेना परजीवियरेंस खो चुकी थी अपना, और सेना अगर परजीवियरेंस खो चुकी है तो अब युद्ध लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते। सबसे बड़ा संकट ये होता है। इसका मतलब क्या होता है? परसिस्टेंस का बेसिक मतलब होता है कि लगातार निरंतर प्रयास करते रहना। ये जो निरंतरता वाला तत्व है, अब मैं 1-2 मनोविज्ञान की बातें बताता हूं, आप लोग ऐसा फील करते होंगे। जैसे आप लोग देखो, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो घर से आए हैं इसलिए कि उनके पेरेंट्स ने लात मार के भेजा है कि चौधरी का बेटा आईएएस बन गया, तू नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, चलो आईएएस बन गया। आप में से 2, 4, 5 ऐसे होंगे, हाथ खड़ा करें या ना करें, लेकिन मैं भावना समझ सकता हूं आप लोगों की। फिर भी बताओ कौन कौन है जो ऐसे भेजा गया है? मतलब थप्पड़ मार के नहीं, लेकिन डांट के ही बेशक। देखो वो कह रही है कि ये भेजा गया, हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। 4-5 बच्चे ऐसे इशारा कर रहे हैं, यही है, यही है वो, यही है वो बच्चा, ऐसे भेजा गया। हाँ कह रहे हैं, हाँ सर ऐसे भेजा गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ऐसे बच्चों के लिए मोटिवेशन बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। हो सकता है कि आपको 2-4 महीने पढ़ते पढ़ते लगे यार यार बड़ी मजेदार पढ़ाई है, और मजा ही आने लग जाए। ऐसा भी होता है कभी कभी। हिंदी फिल्मों में क्या होता है, शादी जबरदस्ती हो गई, विरोध है, धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है, और फिर वो
वैसी वाली जो फिल्में होती है ना, जो बहुत धार्मिक भाव से बनाई जाती हैं, कि कैसे अपरिचित लोग मिलके फिर ठीक हो जाते हैं, उस थीम से। आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आईएएस की तैयारी करने नहीं आए हैं, आईएएस की तैयारी के बहाने से दिल्ली आए हैं, क्योंकि छोटे शहर और गांव में स्कोप कम रहता है, दिल्ली में स्कोप ज्यादा है। अच्छा, जितना है उससे ज्यादा का शोर है। जैसे भारत के लोगों को लगता है कि यूरोप में तो कुछ है ही नहीं दिक्कत, जाओ और कोई दिक्कत ही नहीं है वहां। तो ऐसा नहीं है, वहां भी समाज है, और वो भी समाज वैसे ही काम करता है जैसे हर समाज काम करता है। कई लोगों के मन में धारणा होती है अमेरिका में तो एकदम खुला खेल फरूखाबादी है, जाओ वहां लोग तैयार वेट कर रहे होते हैं, कोई प्रेम करने के लिए आएगा हमसे। ऐसी धारणा है लोगों के मन में, एक भरा पूरा समाज है उनका, ये मंडी नहीं है, मजाक नहीं है। ऐसे दिल्ली को लेके ऐसी गफलत लोगों के मन में, दिल्ली और बॉम्बे को लेके, बॉम्बे में तो अरे जन्नत है जन्नत, दिल्ली भी छोटा जन्नत तो है ही। तो कई लोग इस चक्कर में आते हैं कि यार, और पेरेंट्स को कैसे समझाएं, तो सीरियस 4 दिन किताब पढ़ के बोलते हैं पापा सोच रहा हूं कि आईएएस बन जाता हूं। अच्छा, पापा को लगता है हमारे 7 पुश्तों से सपना चला रहा है ये वाला। फाइनली किसी बच्चे ने अपनी ओर से ये बात कही है, तो मैं जान लगा दूंगा अपने बच्चे के लिए, लेकिन बेटा चिंता ना कर, तू जा जल्दी, मैं देखता हूं। और बच्चा अपने ही मन में आंख मारता है कि बहला दिया, और फिर तुरंत दोस्त को मैसेज करते हैं कि मैंने तो सेट कर लिया, तू भी सेट कर ले पापा को, फिर अपन चलेंगे दिल्ली, वहां कोई देखने वाला नहीं होगा, या दिल्ली चल के ही कुछ देख लेंगे, ऐसा क्या है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, स्वाभाविक है, ऐसे बच्चे होते हैं। लेकिन आप में से कुछ ऐसे होंगे जो बहुत आग लेके आए होंगे कि यार मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं, आईएएस तो बनना ही बनना है। ऐसे कितने लोग हाथ खड़ा करें? हाँ, तो आईएएस बनने की संभावना आप लोगों में ज्यादा है जिनके अंदर ऐसा एक मोटिवेशन की आग इस तरह की है कि हाँ बनना है। क्योंकि लंबा एग्जाम है ना, ये बहुत आसानी से नहीं होता है, इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड तो रहना ही पड़ता है, उसके बिना तो कोई चारा है ही नहीं। लेकिन अब आप जो लोग हैं उनके साथ क्या होता होगा, अब मैं उस पर आ रहा हूं। आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनके मन में अचानक शाम को आता होगा, कुछ देख लिया सीन, कोई आईएएस बना है, गली से निकला, खूब लोग ढिंडोरा मतलब डांस कर रहे हैं उसके आगे पीछे, भैया 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 दीदी दीदी कर रहे हैं। आप साथ से निकले, किसी ने धक्का दे दिया आपको, और आपको लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। और इनको देखो मेला लगा हुआ इनके आसपास, तो किससे पूछा आपने क्या मिला है भाई, किसने बताया कि आईपीएस बने इस बार, आईपीएस। आपको लगा अच्छा तो हम भी बनेंगे अब, तो अगर आईपीएस बनने से इतना सम्मान मिलता है तो हम भी बनेंगे। ये एक मोटिव आपको मिल गया, एक ड्राइव आपको मिल गई। कभी कभी क्या होता है कि आपके पेरेंट्स ने कहा बेटा एक झूठा मुकदमा दायर कर दिया पड़ोस के आदमी ने, और तेरा भी नाम लिखवा दिया उसमें, कचहरी में आना है। आप वहां गए, आप कह रहे हैं कि सर मैं दिल्ली में था उस समय, पर मेरे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया, पुलिस वाले ने झापड़ मार दिया कि तेरे जैसे रोज आते 36 यहां पर। फिर आपने यूं नजर उठा के देखा उसको, आपने कहा बस 2 साल और देख ले भाई, फिर आ रहा हूं, फिर दिखाऊंगा तेरे को मैं क्या चीज हूं। अपनी भाषा में, मैं क्या चीज हूं तब तो ये दिखाऊंगा। एक ड्राइव मिल गई, मोटिव मिल गया है कि आईपीएस नहीं बनना है, इसको दिखाना है। लेकिन क्या होता है कि ऐसी चीजों से आपको ना 1 दिन 2 दिन 4 दिन 7 दिन तक जोश रहता है, बहुत जोश। वहां से लौटे हैं, रास्ते में ही आप चाहे प्रीलिम्स मेंस हो जाए, रास्ते में ही, क्योंकि आपका मूड उस समय ऐसा होता है कि आईपीएस बनूंगा, एनकाउंटर करूंगा इसका, ऐसा मन में भाव आने लगता है। घर पहुंचे एकदम उस समय माथा गर्म है। दोस्तों ने कहा फिल्म की टिकट ली हुई है, चलोगे? आपने कहा पिट जाएगा इस समय, भाई यहां से, फिल्म देखने आए हम दिल्ली में, पढ़ाई करने के लिए आए हैं। वो सारे दोस्त अवाक कि
ये बोल रहा है। और आपने सबको हटाया वहां से, रूम से निकाला, कागज पर निकाला, टाइम टेबल बनाया। 5 AM to get up, 5:15 to 8:45 studies, 8:45 to 9 breakfast, 9 to 2 studies, 2 to 2:15 lunch, 2:15 to 3 studies, 3 o'clock class, 5:30 पे क्लास खत्म, 5:30 से 6 तक दो चार बातचीत, फिर घर आना, 6 to night 2 studies, या 12 बजे, और 12 बजे सोना है, 5 बजे उठ जाना है। और फिर देखा, काउंट किया, दिन के 16 घंटे हो गए। अरे बोला ठीक है, पहले हफ्ते में नहीं हो रहे थे, अब तो दिन में होने लग गए इतने। अच्छी फीलिंग आ रही है, फीलिंग बड़ी अच्छी आ रही है। और उसके बाद एक दोस्त आए कि भाई सब ठीक तो है? ठीक भी नहीं, कल से यहां तपस्या होगी। कल से नहीं, आज से होगी। आज ही रात से शुरू होगा, डिनर के बाद से शेड्यूल शुरू होगा, और तेरा भाई IAS बनेगा, पहले अटेम्प्ट में इसी साल बनेगा। कुछ दोस्त दबाव में आ जाते हैं, कुछ को आइडिया होता है, तो फिर आप पढ़ना शुरू करते हैं। आमतौर पर 6-8 घंटे में मामला सेट हो जाता है। कभी कभी 1-2 दिन चल जाता है। अगर ज्यादा गंभीर चोट लगी हो दिल पे तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चलता है। फिर आप समझ जाते हैं कि आपकी बस की बात है नहीं, और फिर आप चौथे दिन वैसे ही वापस हो जाते हैं जैसे आप मूल रूप में थे। ये जो चीज है, इसको बोलते हैं कि आग तो बहुत अंदर है, लेकिन आग लगी हुई है पूरे जोर से, फुल वॉल्यूम पे आग लगी हुई है। और अगर फुल वॉल्यूम पे आग लगी है तो दूर तक चलेगी नहीं, जल्दी गैस खत्म हो जाएगी। इसे यूं समझे, कभी आपको गुस्सा आता हो, बहुत तेज गुस्सा, कभी तो आता ही होगा। अगर गुस्सा बहुत तेज आया है तो कितने समय तक चलेगा? आप बहुत लंबे समय तक बहुत तेज गुस्सा नहीं कर सकते। बहुत तेज गुस्सा कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट, खत्म हो जाएगा। और उस सेकंड या मिनट में कुछ ऐसा कर देंगे जिसका असर जिंदगी भर रहेगा। किसी को ऐसा बोल देंगे, उस समय कोई दोस्त आ गया आपके पास कि यार 10 रुपए मिल जाएंगे, और आप चरम गुस्से में हैं। अब मैं भिखारी है क्या? जब देखो पैसे मिल जाएंगे, भिखारी कहेंगे भाग ऐसे। अब जो उसके दिल पे चोट लग गई है ना, अब जिंदगी भर वो नॉर्मल नहीं हो पाएगा आपके साथ। इसलिए गुस्से को कंट्रोल करना इमोशनल इंटेलिजेंस से बहुत जरूरी है। यूपीएससी ने सवाल पूछा, गुस्से पर पूछा सवाल यूपीएससी ने। अगर गुस्सा आपको कंट्रोल करता है तो कुछ ना कुछ ऐसा आप कर बैठेंगे जो जिंदगी भर नुकसान करेगा। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस कहती है, मैं भी क्लास में समझाता हूं, कि जब गुस्सा आए ना तो गुस्से से बात करो कि भैया मैं तेरे चाहने से गुस्सा नहीं होऊंगा, अपने चाहने से होऊंगा। कितना गुस्सा करना है, कब करना है, कहां एक्सप्रेस करना है, मैं तय करूंगा। गुस्सा तय नहीं करेगा, या कोई दूसरा व्यक्ति जो गुस्सा दिला रहा है वो तय नहीं करेगा। इतना कंट्रोल सीखना है हमें। परसिस्टेंस का मतलब है कि ऐसी आग नहीं चाहिए जो रात को लगी सुबह तक बुझ गई, वो आग नहीं चाहिए। एक निरंतर चलने वाली आग चाहिए, जिसको बोलते हैं धीमी आंच पे जो खाना पकता है ना, उसका स्वाद अलग होता है। धीमी आंच चाहिए, लगातार जलने वाली आंच चाहिए। 2 साल तक लगातार आपके मन में यह भाव रह सके कि भाई 10 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे, मतलब मेरे ख्याल से अगर आप क्लास के साथ 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कि भाई आज 9 घंटे पढ़ाई नहीं हुई, और अगर 9 घंटे पढ़ाई नहीं हुई तो ये गलत हो गया। और आज 1 घंटा कम पढ़ा हूं, कल 1 घंटा ज्यादा पढ़ूंगा, हिसाब बराबर करना होगा। और ये आग 2 घंटे 4 घंटे नहीं, लगातार लगी रहे, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस, इसको बोलते हैं परजीवियरेंस। परजीवियरेंस थोड़ा सा और गंभीर बात होती है, इसमें दृढ़ता शामिल हो जाती है, मजबूत इच्छा शक्ति शामिल हो जाती है। पेशेंस का मतलब है कि बहुत लंबे समय बाद शायद सफल होंगे, लेकिन उतने समय तक पेशेंस बना के रखनी है, धैर्य बना के रखना है। ये तुरंत मिलने वाले फल नहीं है, लो हैंगिंग फ्रूट्स नहीं है।
कि फल नीचे टंगे हुए हैं उसलिए खा लिया, ऐसा नहीं, बहुत ऊंचे टंगे हुए फल हैं, समय लगता है। ये वो वृक्ष है कि 3-4 साल तक पानी देते रहेंगे कुछ नहीं होगा, उसके बाद अचानक तना बड़ा होगा। कबीरदास ने कितनी बढ़िया बात कही कि हड़बड़ी में मत सोचना कि तुरंत चीजें मिल जाएंगी। वो कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हे मेरे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली 100 घड़े पानी की सिंचाई करता है, तब जाने के बाद जब ऋतु आती है तब फल निकलते हैं। ऋतु आने से पहले फल नहीं निकलेंगे। और यदि 1.5, 2 साल, 2.5 साल की तैयारी गंभीर करनी पड़ती है तो उतनी पेशेंस चाहिए। ये नहीं कि मरने पानी डाला फिर दिखाया कि नहीं आया, पेड़ निकला ही नहीं यार, पानी सुबह डाल दिया था। सूरदास ने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी, बहुत ही प्यारी कविता है। भगवान कृष्ण को आप जानते हैं, जब वो छोटे बच्चे बहुत नटखट हैं, उनकी माँ बड़ी परेशान रहती है इस बात, सारी मम्मियां परेशान रहती है तो उनकी मम्मी परेशान रहती थी। तो यशोदा मैया के सामने संकट ये है कि बच्चा दूध नहीं पी रहा, और बच्चे ऐसे ही चंट होते हैं, आपको पता है। उनसे बोलो दूध पी लेते, मुंह बनाते हैं अजीब सा, कैंपा कोला देखते लपलपाने लगते हैं जीभ, लेकिन दूध देखते उनका मन खराब होने लगता है। तो माताएं बच्चों को दूध पिलाने के लिए कुछ कुछ झूठ बोल देती हैं कि दूध पीने से तुम हट्टे कट्टे हो जाओगे, तो दूध पीने से तुम बड़े हो जाओगे, दूध पीने से तुम्हारी मूछें आ जाएंगी, दूध पीने से ये हो जाएगा। तो बच्चा इसी ताक में दूध पीता है कि कुछ बड़ा हो जाएगा। तो एक बार कृष्ण दोस्तों के साथ खेल रहे थे, सबकी चोटी थी, इनकी चोटी नहीं थी। तो कृष्ण ने मम्मी से कहा मेरी चोटी नहीं है। तो इनकी मम्मी को लगा ठीक मौका है। मम्मी ने कहा दूध ही नहीं पीता, चोटी कैसे बढ़ेगी। मम्मी ऐसे ही करती है, इसी बहाने बच्चे को कुछ अच्छा सिखा देती है। तो कृष्ण ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो दूध पीऊंगा मैं। तो मम्मी ने गिलास भर के दूध दिया, दूध पी लिया। अब बच्चा तो बच्चा है, गिलास भर दूध पिया, उसके बाहर जाके चोटी नपवा रहा है अपनी, देखो भाई नापो, नहीं बढ़ी। 1-2 दिन हो गए, फिर माँ के पास गया। तब कृष्ण माँ से क्या कह रहे हैं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कि माँ चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मोही दूध पियत भाई, यह अजहू है छोटी। कितनी बार मैंने दूध पी लिया तुम्हारे चक्कर में ये अभी भी छोटी की छोटी। तो अगर आप वैसे व्यक्ति हैं कि आज मैंने 8 घंटे पढ़ा, फिल्म हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे मत कीजिएगा। ये कौन से वाला मामला है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसको अपना मूल मंत्र बना लीजिए। मैं तो कभी कभी व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस में इसी को ले देता हूं, क्योंकि मुझे जीवन में जिन 8-10 कविताओं ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया उनमें से एक ये है कि हड़बड़ी नहीं करनी है, और जो आप जिसके आप हकदार हैं मिल ही जाएगा, बस थोड़ा सा तपस्या तो कर लीजिए ठीक तरीके से, क्यों नहीं मिलेगा। और जब मैं इस मामले में सोचता हूं तो मुझे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति इस दुनिया में लगते हैं महात्मा गांधी, सबसे प्रभावशाली। सोच के देखिए उनका जीवन। भगवान राम की जिंदगी देखेंगे, वनवास वाली पूरी कहानी, तो वो भी आपको ऐसा नजर आएगा। और महात्मा गांधी के साथ भी देखिए, 1915 के आसपास वो व्यक्ति सफल होकर, ब्रिटेन से पढ़ा हुआ है, बैरिस्टर है, साउथ अफ्रीका में एक मूवमेंट किया, वहां सफल हो गए। अब तो पढ़ चुके आधुनिक भारत ना, भारत में आ गया है, वहां सफलता का स्वाद भी उनको लगा हुआ है। उनको भरोसा है कि यहां कुछ हो जाएगा। उम्र उनकी उस समय 45 साल के आसपास है, यानी व्यक्ति मैच्योर भी है, ऐसा नहीं कि वो बचपना कर रहा है, एक मैच्योर एज में भारत पहुंचे। और उनका तरीका बड़ा ठीक है, जो भी राहुल गांधी हासिल करते हुए दिख रहे हैं, कि भारत के लिए कुछ करने से पहले भारत को जानना जरूरी है। तो पूरे भारत को पहले समझा उन्होंने, यात्राएं की, देखा, फिर 2-3 छोटे छोटे मूवमेंट्स किए, चंपारण वगैरह किया, एक जिसको बोलेंगे नेट प्रैक्टिस भी कर ली कि अब मैं इस समाज के मिजाज को समझ पा रहा हूं, अब कुछ बड़ा करेंगे। और वहां से खिलाफत को अगर न भी केंद्र में रखें, असहयोग आंदोलन हम कह सकते हैं कि बड़ा एक उनका प्रयास है। और उनके मन में ऐसा महसूस उनको हो गया है कि बहुत मुश्किल नहीं है, अंग्रेज सत्ता इसलिए चल पा रही है क्योंकि भारतीयों का मौन सहयोग मिला हुआ है। अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो कहां से चलेंगे, तो असहयोग करते हैं।
और उनके मन में है कि अगर ठीक से असहयोग कर दिया तो एक आध साल होते होते शायद चीजें पलट जाएंगी। जो व्यक्ति 1918-19 में इस भाव में है, उसने एक आंदोलन किया बड़ा। उस आंदोलन में कुछ चीजें ऐसी हो गई, जो एक हत्याकांड हम बोलते हैं चौरी चौरा वाला, वो हुआ। आंदोलन वापस लिया। जनता का मिजाज नहीं समझ में आ रहा उतना, लोग गुस्सा हो जाते हैं बार बार, अहिंसा छूटती है, और उनकी धारणा है कि अहिंसा के बिना आंदोलन चल नहीं पाएगा। फिर 10 साल की पेशेंस, और उसके बाद 1929-30 में फिर एक बड़ा आंदोलन, फिर फेलियर, फिर 12 साल की लंबी प्रतीक्षा, उसके बाद फिर एक बड़ा आंदोलन 1942 में, उसके बाद भी सफलता नहीं, और उसके बाद दुनिया भर की परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ यहां की स्थितियों का बदलना, और 47 में आजादी मिलना, वो भी वैसे नहीं मिलना जैसे चाह रहे थे। आप समझ रहे हैं, आप तो 2-2.5 साल के स्ट्रगल को लेकर परेशान हैं। ये आदमी 1915 से 1947 तक 32 साल तक स्ट्रगल कर रहा है, और अकेले नहीं कर रहा है, आपको तो अकेले कर रही है, इसको पूरे देश को साथ लेके चलना है, देश से स्ट्रगल करवानी है। कितनी बार जब हारते होंगे, एक आंदोलन फेल होता होगा, कितनी गालियां पड़ती होंगी, अपने ऊपर सवाल खड़े होते होंगे मन में कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हमारा तो एक प्रीलिम्स बिगड़ जाता है, हमें लगता है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इन्हें तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब बिगड़ता था बार बार, और उसी प्रोसेस में उनके अपने बच्चे उनके कंट्रोल से बाहर निकल गए। उनका एक बेटा हिंदू धर्म छोड़ देता है। इन सारी चीजों को मैनेज करते हुए ये आदमी लगातार एक भरोसा खुद पे बनाए रखते हुए, सब पे बनाए रखते हुए अगर यहां तक पहुंचता है। इसलिए महात्मा गांधी में इमोशनल इंटेलिजेंस तो कमाल की थी ही। मेरे ख्याल से जो चीज उनको सबसे बड़ा बनाती है वो है परसिवियरेंस। और इसका सरल मतलब क्या है? उद्देश्य आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। जितना भी समय लगे, जितनी भी ऊर्जा लगे, जितनी भी थकान हो, जितनी बार हारना पड़े बीच में, जितनी बार गिरूंगा फिर उठ खड़ा होऊंगा, और अपने पूरे मजबूत इरादे के साथ उस तरफ बढ़ता रहूंगा। और अंत में क्यों सफल नहीं होऊंगा भाई, क्यों नहीं होऊंगा सफल? ये तेवर चाहिए। और आपसे मैं कह रहा हूं 2 साल की लड़ाई है, बीच बीच में ऐसे क्षण आएंगे। जिस दिन ऐसा हो ना कि एक दिन नहीं पढ़ पाए, उसकी भरपाई अगले दिन हो जानी चाहिए। हाँ, आप लोग जिस उम्र में हैं ठीक है, महीने में 30 दिन में 3-4 दिन ऐसे आएंगे कि आप नहीं पढ़ पाएंगे, सामान्य बात है। कभी घर जाना पड़ गया, कभी घर से कोई आ गया, कभी किसी दोस्त से तबीयत खराब हो गई। पत्थर मत बन जाना कि दोस्त से तबीयत खराब है कि यार मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, आप कह रहे मेरे 3 घंटे बचे पढ़ने में, पढ़ा रहे आराम से। ऐसी पढ़ाई काम की नहीं है, उस दिन छोड़ दो पढ़ाई। महीने में 3-4-5 दिन ऐसे आएंगे जब पढ़ाई नहीं हो पाएगी, गोली मारो उस दिन। 25 दिन 10-10 घंटे पढ़ लीजिए, 250 घंटे हो गए। पूरे महीने की एवरेज से निकालेंगे तो 8 घंटे की एवरेज आ जाएगी। या 25 दिन 12 घंटे पढ़िए, 300 हो गए, 10 घंटे की एवरेज हो गई महीने की। आप मान के चलिए कि महीने में 25 दिन ही अंततः आपके हाथ में है, 3-4-5 दिन तो हाथ से निकल ही जाएंगे। पत्थर मत बन जाना उस चक्कर में कि माँ कह रही है कि बेटा बहुत दिन से मिले नहीं, एक दिन के लिए आ जा। आप कह रहे हैं माँ सर ने कहा था रोज 10 घंटे, माँ 3 दिन आऊंगा, 30 घंटे जोड़ के करना पड़ेगा, पूरा महीना निकल जाएगा। तो माँ समझ लो कि मैं भगवान राम की तरह वनवास पे हूं, डिस्टर्ब मत करो माँ, एकदम डिस्टर्ब मत करो, आप बहुत परेशान करती हो माँ। उधर से माँ की आंख से आंसू बह रहे हैं। ये ड्रामा मत करना, है ना। सफलता थोड़ी सी लेट मिले ठीक है, सबके साथ मिले ये जरूरी है। सबका दिल दुखा के मिले उसकी कोई कीमत नहीं है। बाद में आप खुद समझेंगे कुछ बचेगा ही नहीं। आईएएस बन जाएंगे, उससे कोई पूछेगा ही नहीं, बस सारे वही पूछेंगे जो आपकी ताकत से डरते हैं कि आईएएस से सब सलाम ठोकेंगे। मन में क्या आवाज आ रही है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर सलाम ठोकते हुए मन कर रहे हैं इसके लिए मैं जान दे सकता हूं, तो मजा है। और यह है कि बेटा कुर्सी से उतर एक बार, तब बताऊंगा। सलाम तो मिल रहा है लेकिन वैल्यू नहीं है उसकी। अंतिम बात जो आजकल एक नया शब्द चल पड़ा है, हो सके तो इस पर अभी से थोड़ा सा सोचना शुरू कर दीजिए,
और ना हो तो आईएएस बनने के बाद सोच लीजिएगा। इसके लिए बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी कोशिएंट। आजकल स्कूल वगैरह में इसको सिखाने की परंपरा शुरू हुई है, बहुत सारे स्कूल्स में आजकल इसकी बात होती है। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे पूजा पाठ करने के लिए कह रहा हूं कि आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। स्पिरिचुअल होने का बहुत सरल सा मतलब पता है क्या है? दो चीजों से कनेक्टेड रहना, एक अपने आप से और एक संसार से। कनेक्शन दो चीजों के साथ रखना है तो फिर तैयारी क्या और जीवन क्या सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। एक सेल्फ के साथ और एक इस दुनिया के साथ कैसे रखना है। कई बार क्या होता है कि हम चकाचौंध में ना अपने आप को भूल जाते हैं, खुद से ही बात नहीं कर पाते। और जितना जरूरी है दूसरों से बात करना, उतना ही जरूरी है खुद से बात करना। तो दिन में 10-15 मिनट ना अपने लिए रखना है, जिसको आजकल लोग मी टाइम कहने लग गए हैं। खुद से बात करनी, जहां में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने खुद से मुलाकात कर ली। खुद से मुलाकात करनी है। खुद से मुलाकात करने के 2-3 तरीके अच्छे होते हैं। जो तरीका मुझे पसंद है, अकेले सैर पे निकल जाइए और सैर में झुंड साथ लेके मत चलिए। नेताजी नहीं बनना है कि आप निकले, पीछे जो 5 फॉलोवर्स आ रहे, भैया भैया भैया, आपको मजा आ रहा है कि सब भैया बोल रहे हैं, सब दीदी बोल रहे हैं। ये ड्रामा नहीं करना है। अकेले, और अकेले आजकल की पीढ़ी में क्या अकेले चलते हैं, फोन यह है 2 कान में टोपे लगाए और उसके अंदर गाने चल रहे हैं। वो नहीं, वो तो शोर आपके साथ चल रहा है ना, वो शोर नहीं चाहिए। कुछ नहीं लेके चल रहा है। मोबाइल फोन है भी तो उसको यूज नहीं करना है, रखिए सिक्योरिटी के लिए, कहीं कुछ दिक्कत हो जाए। अकेले टहलते रहिए 15 मिनट, आधा घंटा, फिजिकली फिट रहेंगे एक तो। और आप पाएंगे जब आप अकेले टहलेंगे बहुत सारे विचार आने लगेंगे, आत्ममंथन होगा, इंट्रोस्पेक्शन होगा। बेशक इतना ही हो कि कल मैंने जितनी पढ़ाई की काफी थी या नहीं थी, और क्या पढ़ सकता था, या ये जो मुद्दा चल रहा है उस पर क्या क्या आर्गुमेंट्स में सोच पा रहा हूं। एक आर्गुमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और विपक्ष में ये सोच पा रहा हूं कुछ और भी होना चाहिए, घर जाके देखता हूं। या फिर ये कि कल मैंने जिस तरीके से उससे बात की वो शायद ठीक नहीं की, और इतना भी क्या अहंकार, गलती हो गई तो माफी मांग लेता हूं। बोलना खराब लगता है, मैसेज कर देता हूं। खट से फोन निकाला, उसको मैसेज किया, भाई कल मैंने शायद गलत बोल दिया, माफी चाहता हूं। और जब आप माफी मांगेंगे ना, आप पाएंगे कि आपका दिल इतना हल्का हो जाएगा उसके बाद, और जिससे माफी मांगी है उसका भी दिल हल्का हो जाएगा, और वो कायदे का इंसान होगा, तुरंत माफ करेगा और भाग के आएगा आपके पास, क्योंकि वो भी बोझ क्यों रखना चाहेगा दिल पे भाई। एक छोटी सी बात में, दुनिया की अधिकांश झंझट सिर्फ इसलिए है कि जिसको गलती मान लेनी चाहिए गलती मानता नहीं है। मान लो छोटी सी गलती अगर हुई है ईमानदारी से, तो मान लो, क्या दिक्कत है। अपने आप को बहुत तोप नहीं समझना है कि जहां हम खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है। क्यों होती है? तुम रेलवे के गार्ड हो क्या? तुम मतलब पुलिस वाले हो जो लाइन शुरू होती है वहां से? क्यों शुरू होगी भाई? तुम, हम लाइन के बीच में खड़े हैं, हमसे आगे भी हैं, हमसे पीछे भी हैं, हम बीच में हैं। और सच बात तो ये कि हम सब बीच में ही हैं। आप कितने भी सफल हो जाएं, इस दुनिया में कुछ लोग आपसे आगे ही रहेंगे, कितना भी जोर लगा लीजिए। आप उद्यमी बने और आप सोचे कि मैं जेफ बेजोस को हराऊंगा, मैं एलोन मस्क को हराऊंगा, हो सकता है ऐसा कर लें 2-4-5 दिनों के लिए, फिर कोई ना कोई आगे निकल जाएगा। उसमें तो वही हाल होता है, हर 4 दिन में कोई आगे निकल जाता है। कितने ताकतवर हो जाएंगे, मतलब जितने भी ताकतवर होंगे, आप देश के पीएम बन जाएंगे, पर पूरी दुनिया तो आपके कंट्रोल में नहीं आ जाएगी ना। उसके बाद भी कोई आपसे ताकतवर होगा ही होगा। और आप कितने भी कमजोर हो, आपसे कमजोर बहुत लोग दुनिया में रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि दुनिया एक सातत्य है, कॉन्टिन्यूम है, जिसका एक हिस्सा आप हैं। हम समुद्र की बूंद की तरह हैं, हम समुद्र नहीं। और जब हम खुद को बहुत बड़ी तोप समझते हैं ना, हमें लगता है कि मतलब मैं तो बारूद हूं, जलूंगा तो पता नहीं क्या कर दूंगा। कुछ नहीं होता। इस इतने बड़े ब्रह्मांड में सच बात यह है कि हमारी हैसियत है नहीं कुछ भी, धूल के कण के बराबर है। हाँ, एक जीवन है, उस जीवन को अच्छे से गुजारना चाहिए।
और जीवन को अच्छे से गुजारने में दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते रहना है, और यदि मैं कहीं गलत हूं तो उस गलती का परिष्करण होना चाहिए, ईमानदारी से स्वीकार लेना चाहिए कि हाँ गलती हुई, इसे ठीक करूंगा। अगर अकेले सैर ना हो पाए, डायरी लिखिए, डायरी बड़ा अच्छा तरीका है। तो डायरी में ईमानदारी से अपनी कमियां लिखिए। और दूसरी चीज, इस पूरे संसार के साथ एक लिंक अपना महसूस कीजिए। ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर से कर लीजिए, ईश्वर को नहीं मानते हैं या किसी और धारणा को मानते हैं उससे कर लीजिए, नहीं तो पूरी सृष्टि से, पूरी प्रकृति से, पूरे ब्रह्मांड से। ये कनेक्शन कैसे होता है? हमेशा ये ना लगे कि ये मैं हूं, ये वो है, ये फील हो कि इस पूरे संसार का एक हिस्सा मैं भी हूं, और यहां कुछ भी बुरा है तो उसमें मेरी भी हिस्सेदारी है। मसलन आप सड़क पे जा रहे हैं, एक बच्चा किसी पशु को पत्थर मार रहा है, आप सोच सकते हैं कि मुझे क्या मतलब है, मैनू की। पर आप ये भी सोच सकते हैं कि आप उस बच्चे को समझाएं कि आप बिना बात के क्यों परेशान कर रहे हो उसको, क्या जरूरत है परेशान करने की। वो पशु थैंक यू बोलने नहीं आ सकता, उसको समझ भी नहीं आएगा कि आपने क्या किया उसके लिए। और थैंक यू या एहसान किया, इसके शुक्रिया के लालच में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू है भी नहीं। कुछ अच्छा करने की वैल्यू तभी है जब आप इस भाव से नहीं करते कि इसका जवाब क्या मिलेगा, प्रतिक्रिया में क्या मिलेगा। छोटी सी बात आपने कह दी कि बेटा उसको भी दर्द होता है, क्यों परेशान कर रहे हो, तुम्हें कोई मारे कैसा लगेगा, मत मारो। इस पूरे संसार के हर प्राणी के साथ एक हल्का सा कनेक्शन महसूस करना, और आप पाएंगे जैसे ही आपको ये होने लगेगा ना, जिंदगी के बोझ बहुत कम हो जाएंगे। और आप पाएंगे कि भाई एक संसार है, मैं उसमें हूं, मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूं, ईमानदारी से निभाऊंगा, सफल होने की हर पुरजोर कोशिश करूंगा। लेकिन ये ब्रह्मांड सिर्फ मैं नहीं हूं, लाखों करोड़ों लोग हैं, सबकी अपनी कहानी है, अपनी जिंदगियां हैं। और जब इस माइंडसेट से जिएंगे तो सफलताएं आपको जमीन से उठा नहीं देंगी, विफलताएं आपके जमीन, नीचे की जमीन को खींच नहीं लेंगे। पैर टिके रहेंगे जमीन पर, सफलता में भी और विफलता में पैर उखड़ेंगे नहीं। और आप देखेंगे सफल से सफल व्यक्ति अगर अहंकारी हो, आपके मन में विरोध का भाव आता है, उसको लेकर वैपरीत्य का भाव आता है, नाराजगी का भाव, हिकारत का भाव आता है। मजा तब है जब आप बेहद सफल हो और उतने ही विनम्र हो, उतने ही ग्राउंडेड हो, उतने ही जमीन पर हो। और जमीन पर तभी रहेंगे जब आपको ये एहसास हो कि जितना अच्छा मैं हूं, मुझसे अच्छे अच्छे हजारों लोग इस दुनिया में हैं, और ये दुनिया सिर्फ मेरे बलबूते नहीं चलती है, बहुत लोग हैं, सबके योगदान से चलती है, मैं तो उनमें से एक हूं। चलिए, प्रवचन तो समाप्त हो गया, मैं फिर से कभी आ जाऊंगा। आज मैं निकल रहा हूं, मुझे निकलने दीजिए आराम से, ठीक है? कभी भी आ जाऊंगा। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद।